नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। पहले 4 धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की तैयारी पर सत्ता का महाक्लेश दिखाएंगे। ये एक ऐसा प्लान है जिसमें न सिर्फ हिंदू मुस्लिम चिंगारियां हैं, बल्कि कई सवाल भी हैं। इस पर सत्ता का प्रश्न पत्र आपको दिखाएंगे। इस मुद्दे पर अखिलेश ने भी बीजेपी पर जुबानी तीर चलाए हैं। फिर यूजीसी वाली कुंजी खोलेंगे, जिसे लेकर देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किए गए और यूजीसी वाले नए नियम वापस लेने की मांग की गई। हालांकि इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि भ्रम फैलाया जा रहा है। आज सत्ता की कुंजी में हम आपके बहुत सारे भ्रम दूर करेंगे। दूसरी ओर यूपी में शंकराचार्य वाला विवाद भी बढ़ता जा रहा है। अब अयोध्या के जीएसटी कमिश्नर ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है। फूट फूट कर रोते हुए उन्होंने क्या कहा, वो देखिएगा। फिर एक कुंजी मदर ऑफ ऑल डील पर, जो भारत यूरोपियन यूनियन के बीच हो गई है। इस डील से भारत में यूरोपीय कारें जैसे BMW, मर्सिडीज पर लगने वाले टैक्स को 110% से घटाकर 10% कर दिया जाएगा। और क्या क्या सस्ता होगा, भारत को क्या फायदा होगा, पूरी लिस्ट देखिएगा। एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस मीटिंग में 39 पार्टियों के 51 सांसद शामिल हुए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार विपक्ष के हर सुझाव को सुनने को तैयार है, लेकिन हंगामा करने से समस्या होती है। एक बड़ा अपडेट चांदी पर है। सवाल है कि क्या अब चांदी के दाम 4 लाख की ओर बढ़ रहे हैं। आज 1 किलो चांदी की कीमत 24,802 रुपए बढ़कर 3,42,000 के पार हो गई। इस साल अब तक सिर्फ 27 दिनों में ही चांदी 1,12,000 रुपए महंगी हो चुकी है। और आज सत्ता में हम आपको ट्रंप की कूटनीतिक तानाशाही दिखाएंगे। अमेरिका ने क्यों कनाडा को फाइटर जेट भेजने की धमकी दी और ये कहा कि अगर डील नहीं की तो महंगा पड़ेगा। आज सत्ता की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जिस पर जबरदस्त धर्म क्लेश छिड़ा है, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारियां हैं। वजह है बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी की एक ऐसी तैयारी जिसमें विवाद और सवालों की मात्रा बहुत ज्यादा है। प्लान है केदारनाथ बद्रीनाथ धाम समेत 48 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाने का, जिस पर सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक विमर्श हो रहा है। विपक्ष इसे लेकर बीजेपी पर जुबानी तीर चला रहा है, तो मौलाना भी बहुत गुस्से में है। इसके पीछे जो चेहरे हैं उनका नाम है हेमंत द्विवेदी, जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि बद्रीनाथ धाम केदारनाथ धाम कमेटी के अधीन आने वाले सभी मंदिरों में अब गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाई जाएगी। इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है और जल्द ही फैसला भी लिया जाएगा। लेकिन दर्शन से पहले धर्म परीक्षण वाले इस मॉडल में बहुत सवाल हैं, जिस पर हमने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी के लिए सत्ता का एक प्रश्न पत्र तैयार किया है। सवाल है, क्या अब श्रद्धालुओं को रोककर उनका धर्म परीक्षण होगा? क्या मंदिरों और धामों के बाहर अब बैरिकेड लगाकर लोगों का धर्म चेक किया जाएगा? या फिर कपड़े देखकर यह अंदाजा लगाया जाएगा कि कौन सा श्रद्धालु किस धर्म का है? आखिर धर्म जानने के लिए ऐसा कौन सा पहचान प्रमाण पत्र देखा जाएगा जिससे गैर हिंदुओं को बद्रीनाथ या केदारनाथ धाम में प्रवेश करने से रोका जा सके? इन सवालों की वजह BKTC की तैयारी है, जिस पर सत्ता का महाक्लेश शुरू हो गया है। न सिर्फ समिति पर, बल्कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर भी जुबानी फायरिंग की जा रही है। जैसा हमने आपको बताया, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन की तैयारी की जा रही है। लेकिन ऐसा सिर्फ 2 धामों में नहीं होगा, बल्कि BKTC के अधीन आने वाले 48 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन की योजना है। बताया जा रहा है कि कमेटी की आगामी बोर्ड बैठक में इसे लेकर औपचारिक प्रस्ताव पास किया जाएगा। गंगोत्री मंदिर समिति अपने स्तर पर ही इस मॉडल को गंगोत्री धाम में लागू कर चुकी है और इसी तर्ज पर बाकी धामों में इसे लाने की तैयारी है। इस तैयारी के पीछे BKTC के चेयरमैन हेमंत द्विवेदी का तर्क क्या है, जरा उस पर भी आप एक नजर डालिए। वो ये कहते हैं कि उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा बहुत जरूरी है। 4 धाम आस्था और साधना का केंद्र है, कोई पर्यटन स्थल नहीं है। इसीलिए इसमें प्रवेश नागरिक अधिकार का मामला नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था का विषय है। गैर हिंदुओं पर वो ये कहते हैं कि उन सभी लोगों का स्वागत है जो सनातन धर्म पर विश्वास रखते हैं। इसीलिए ये प्रतिबंध सिर्फ उनके लिए है जो सनातन धर्म को मानते नहीं हैं। हालांकि उनके इन तर्कों में भी एक सवाल है, अगर 4 धाम में किसी गैर हिंदू की आस्था है तो क्या वो बद्रीनाथ या केदारनाथ मंदिर में जा सकता है?
और अगर वो जा सकता है तो इस नियम की जरूरत क्या है और ये लागू कैसे होगा? एक सवाल ये भी है कि क्या एक सरकारी एक्ट से चलने वाली समिति बीकेटीसी संविधान के अनुच्छेद 15 यानी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने को बाईपास कर सकती है? क्या सरकार कोर्ट में इस फैसले का बचाव कर पाएगी? देखिए, जहां तक गैर हिंदुओं का धार्मिक स्थलों में प्रवेश की बात है तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि श्री केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी धाम कोई पर्यटक स्थल नहीं है, बल्कि एक सनातन परंपराओं का सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ प्रवेश का प्रश्न नागरिक का अधिकार नहीं बल्कि धार्मिक आस्था और परंपराओं का है। आदि शंकराचार्य जी इस पूरी व्यवस्था को बना के गए थे और ये आदिकाल से ये व्यवस्था चली आ रही है, उसी का पालन हम लोग कर रहे हैं। और समय समय पर लोगों की लंबे समय से ये मांग रही है कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जो हमारे इस तरह के जो बड़े धाम हैं, इन स्थलों पर जो है कि गैर हिंदुओं को प्रवेश जो है कि वंचित होना चाहिए। और हमारे जो हक हकूकदारी हैं, हमारे जो केदार सभा है, हमारी डिम्बर पंचायत है, चाहे यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, स्थानीय हक हकूकदारी हो, सब ने इस बात का स्वागत किया और ये माना है कि जिस तरह का आपने देखा कि कुछ समय से यहाँ पर एक माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया है, तो लोगों ने इस पर कहा है कि सभी जो हमारे जो स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, उन पर जो है कि ये पूर्णतः गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। और जहाँ तक गैर हिंदुओं में मेरा मानना है, गैर हिंदुओं में वो सब लोग हैं जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो अनुयायी हैं, जो सनातन धर्म पर विश्वास रखते हैं, अपने धार्मिक स्थलों पर अपना विश्वास रखते हैं, भगवान पर आस्था रखते हैं, उन सब का स्वागत है। और जो इन सनातन धर्मों को परंपराओं का पालन नहीं करते हैं, उनके लिए ये प्रतिबंधित है। वैसे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष जो कुछ कह रहे हैं उसे लेकर आरोप है कि इसमें स्पष्टता कम और गैर हिंदुओं के प्रति एजेंडा ज्यादा है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई सवाल ट्रेंड कर रहे हैं, जिनका जवाब हमने खुद बीकेटीसी से लिया है। इस पर आपको सवाल जवाब वाली एक कुंजी भी दिखाते हैं। बीकेटीसी अध्यक्ष के अनुसार धाम में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा, इसीलिए धाम का मतलब क्या, सिर्फ मंदिर या पूरा मंदिर परिसर? तो इस पर बीकेटीसी का जवाब है कि धाम का मतलब पूरा मंदिर परिसर है। लोगों के मन में एक सवाल यह भी है कि गैर हिंदुओं की एंट्री सिर्फ मंदिर के अंदर बैन होगी या पूरे मंदिर परिसर में? इस पर बीकेटीसी का जवाब है कि मंदिर के अंदर किसी गैर सनातनी की एंट्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा मंदिर परिसर का दायरा भी बढ़ाया जाएगा, जिससे गैर सनातनी एक सीमा तक ही सीमित रह सके। एक सवाल यह भी है, जो गैर हिंदू मंदिर परिसर में काम कर रहे हैं, क्या वो भी हटाए जाएंगे? जैसे फूल वाला या प्रसाद वाला जो गैर हिंदू नहीं है, उनका क्या होगा? इस पर बीकेटीसी का जवाब है कि मंदिर परिसर में पहले से ही कोई गैर हिंदू नहीं है, क्योंकि सभी कार्य मंदिर समिति की निगरानी में किए जाते हैं। ये जरूर है कि प्रसाद, फूल, माला बेचने वालों को एक बाउंड्री तक सीमित किया जाएगा। हालांकि अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि मंदिर परिसर में अगर कोई गैर हिंदू सुरक्षाकर्मी तैनात है या कोई गैर हिंदू कर्मचारी है तो क्या उसे भी हटाया जाएगा। वैसे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के इस योजना पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुनना जरूरी है। हमारा बहुत स्पष्ट मत है, पहले से ही हमने कहा है कि चूंकि जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं, जो भी हमारे पौराणिक स्थल हैं, हमारे देव स्थान हैं, इन स्थानों को देखने वाले, उनका संचालन करने वाले वहाँ के सभी हमारे जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं, तीर्थ सभा के लोग हैं, गंगा सभा के लोग हैं, ये उसका संचालन करते हैं। हमने कहा है कि उनकी जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा, उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी। और ये स्थान हमारे बहुत पौराणिक महत्व के स्थान हैं और इन स्थानों के पहले समय में कुछ कानून भी बने हुए हैं। हम उन कानूनों का भी अध्ययन कर रहे हैं, उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। और अब हम आपको ये भी बताते हैं कि बद्रीनाथ केदारनाथ धाम समेत 48 मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश बैन करने की तैयारी पर कैसे सत्ता का क्लेश छिड़ा हुआ है, जो इस तरह की पाबंदी के विरोध में है। उनका कहना है कि ऐसे फैसलों के जरिए बीजेपी हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति कर रही है। लेकिन जो लोग इस कदम के समर्थन में हैं, उनका सवाल है कि धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री क्यों होनी चाहिए। इस बैन वाले प्लान के विरोधी ये कह रहे हैं कि ये नफरत फैलाने का एक नया तरीका है। लेकिन समर्थकों का तर्क है कि चार धाम कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, इसीलिए ऐसे फैसले होने चाहिए। गैर हिंदुओं की एंट्री पर पाबंदी का विरोध करने वालों का ये आरोप है कि हिंदू मुस्लिम राजनीति बीजेपी का एजेंडा है, जबकि समर्थकों का कहना है कि यह आस्था से जुड़ा हुआ विषय है।
इसीलिए ऐसे फैसले जायज हैं। इस पर हम आपको एक न्यूज रील भी दिखाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज किसी और के लिए कह रहे हैं, कल हमारे लिए कहेंगे। हमने तो वो समय भारतीय जनता पार्टी का देखा है जहां पर मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धो रहे थे। ये क्या भारत में संभव है, हिंदुस्तान में संभव है ये बातें? तो ये नफरत फैलाने का जो इनका तरीका है, ये दरार डालने का जो तरीका है, जो इनका डिवाइड करने की पॉलिटिक्स है, यूपी में भी हारी, लोकसभा में, बंगाल में भी इस बार हारने जा रहे हैं ये लोग। सरकार ने आनन फानन में इस तरीके की बात कह दी है, क्योंकि आपको भी पता है चुनाव नजदीक है, लेकिन इससे रिलेटेड आप कौन सा आदेश लेके आएंगे, कौन सा ऑर्डर लेके आएंगे? है कोई ऑर्डर, है कोई शासनादेश कि आप संविधान के विरुद्ध जाने का कार्य करेंगे? ये कई सवाल हैं जिसका जवाब भाजपा को देना पड़ेगा। हमारे यहाँ हमारी जो मस्जिदें हैं, हमारे जो मदरसे हैं, जो दरगाहें हैं, वो सबके लिए खुली हुई हैं। पाबंदी वही आदमी लगाता है जिसके दिल में कुछ खोट होता है। वैसे भी वहाँ मैं समझता हूँ कि मुस्लिम्स का गंगोत्री पे कोई काम है भी नहीं, और अगर इससे वहाँ जाने से अगर कोई मुस्लिम जाता है और वहाँ जाने के बाद अगर कोई झगड़ा फसाद भी होता है तो उससे नुकसान होगा। तो इससे बेहतर है कि ऐसी जगहों पर जहाँ दूसरे धर्म का, ख़ासतौर पे सनातन का, हिंदुओं का आस्था का विषय है, तो वहाँ से हमें परहेज करना भी चाहिए। सत्ता में अब बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की, जो राष्ट्रपति से ज्यादा उद्योगपति हैं। ये एक बार फिर साबित हो चुका है। अब वो अपने मुनाफे के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं, किसी भी देश को धमका रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो उनकी कूटनीति अब तानाशाही नीति में बदल चुकी है। इसका लेटेस्ट टारगेट कनाडा है, जिसको लेकर ट्रंप पहले भी कई बार बयान दे चुके हैं। अब ट्रंप की टीम ने लड़ाकू विमान भेजने वाला लड़ाकू बयान दिया है। यह है अमेरिका की भाषा, यह है ट्रंप की कूटनीति, जिनके शब्दकोश में दोस्ती नहीं सिर्फ डील है, नीति नहीं सिर्फ धमकी है। कनाडा में ट्रंप के राजदूत ने पीट होयकेस्ट्रा ने अपने लेटेस्ट बयान से यह साबित कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि कई देशों को ट्रंप ने टारगेट किया, अपने हित के अनुसार समझौते किए, शर्तें रखी, यहां तक कि कई पुराने दोस्तों से भी दुश्मनी कर ली। इस लिस्ट में एक नाम कनाडा भी है। पहले आपको आइए वो लिस्ट दिखाते हैं जिसमें उन देशों के नाम हैं जिन्हें ट्रंप ने खुली चुनौती दी। कनाडा की बात करें तो अमेरिका F-35 वाली डील को लेकर परेशान है। ये बात ट्रंप के राजदूत के बयान से स्पष्ट हो रही है। उन्होंने कहा है कि अगर कनाडा अमेरिका के साथ F-35 डील को आगे नहीं बढ़ाता है तो अमेरिका कनाडा के आसमान में अपने लड़ाकू विमान भेजेगा। इससे पहले चीन के साथ व्यापार सौदे पर भी अमेरिका ने 100% टैरिफ की धमकी दी थी। दूसरा नाम है ग्रीनलैंड का। ट्रंप कई बार ये कह चुके हैं कि अमेरिका को हर हाल में ग्रीनलैंड चाहिए। बात नहीं मानने पर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा। इसकी वजह से यूरोप के कई देश अमेरिका के खिलाफ हो चुके हैं। अमेरिका का ऑपरेशन वेनेजुएला पूरी दुनिया देख चुकी है, जहां सिर्फ 60 मिनट में ट्रंप ने उस वक्त के वहां के राष्ट्रपति मादुरो को अगवा कर लिया, पूरी सत्ता ही पलट दी। एक नाम ईरान का भी है, जहां किसी भी वक्त हमले की धमकी दी जा रही है। हर दिन नई धमकी के साथ अमेरिका ईरान को चेता रहा है, डरा रहा है। सवाल यही है कि अमेरिका आखिर चाहता क्या है? अमेरिका के साथ सभी देशों के तनाव में एक शब्द आपको जरूर कॉमन दिखेगा, और वो शब्द है डील। जहां अमेरिका की डील अटकती है, वो धमकी पर उतर आता है, टैरिफ बढ़ाने लगता है, प्रतिबंध लगाने लगता है। कनाडा को तो लड़ाकू विमान भेजने वाली धमकी तक दे डाली। आपको आइए बताते हैं कि कनाडा में ट्रंप के राजदूत ने क्या कहा। ओटावा में अमेरिकी राजदूत ने कहा कि अगर कार्नी सरकार 88 F-35 फाइटर जेट खरीदने के फैसले से पीछे हटती है तो अमेरिका कनाडा के साथ दशकों पुराने नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड डील में बदलाव कर सकता है। अमेरिकी राजदूत ने मार्क कार्नी सरकार को चेतावनी दी। ये कहा कि कनाडा को F-35 फाइटर जेट वाली डील करनी ही होगी। डील बदलती है तो F-35 जेट कनाडा की सीमा के अंदर भेजने होंगे। आपको बता दें कि कनाडा ने 2022 में अमेरिका से 88 F-35 फाइटर जेट खरीदने को लेकर डील की थी। ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बाद कार्नी सरकार डील की समीक्षा कर रही है। माना जा रहा है कि कनाडा इस डील से पीछे हट सकता है। अमेरिका इसी वजह से बौखलाया हुआ है। अमेरिका और ग्रीनलैंड की दुश्मनी दुनिया जानती है। इस वजह से कई यूरोपीय देशों पर 10 से 25% टैरिफ लगाने की धमकी ट्रंप दे चुके हैं। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन से दुश्मनी कर चुके हैं।
इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई है। सोचिए, अमेरिका एक ऐसे विमान की डील करने के लिए तत्पर है जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि ट्रंप का रवैया तानाशाही वाला है। डील के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड के दावोस में ट्रंप ने खुद ये माना था कि उन्हें तानाशाह कहा जाता है। तानाशाह से उनकी तुलना की जाती है। और सत्ता में अब बात करते हैं उस डील की जो डीलबाज ट्रंप को बहुत चुभने वाली है, जिसकी हर तस्वीर ट्रंप को परेशान करने वाली है। आज भारत और यूरोपियन यूनियन में 18 साल बाद ट्रेड डील हुई। लंबी बातचीत के बाद आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। भारत और यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने 16वें भारत EU समिट के दौरान इसका ऐलान किया। इस डील की कई अहम बातें हैं। इस समझौते को 2027 में लागू किए जाने की संभावना है। इस समझौते के बाद भारत में यूरोपीय कारें जैसे कि BMW और मर्सिडीज के पूरी तरह इंपोर्ट होने पर मॉडल पर ड्यूटी कम हो जाएगी और ये टैक्स 110% से घटाकर 10% तक हो जाएगा। इसके अलावा भारत में यूरोप से आने वाली शराब पर टैक्स कम हो सकता है। यूरोपीय देशों की शराब पर अभी 150% टैरिफ लगता है, इसे घटाकर 20 से 30% किया जाएगा। एक बात यहां पर स्पष्ट करना जरूरी है कि इस डील को पूरी तरह से लागू होने में EU के लिए 7 वर्ष लग सकते हैं, जबकि भारत के लिए 8 से 10 वर्ष लग सकते हैं। यह एक ऐसी शुरुआत है जिसे कई मायनों में अमेरिका के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। यही ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि EU दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोनों मिलकर वैश्विक GDP का करीब 25% और दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा रखते हैं। आज अमेरिका के राष्ट्रपति को EU के संकेतों और संदेशों को नोट करके रख लेना चाहिए, क्योंकि एक तरफ धमकी मैन ट्रंप धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ भारत डील कर रहा है। भारत और EU के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। धमकीबाज ट्रंप को आज EU के 6 बयान 6 संदेश से समझना चाहिए कि भारत कैसे टैरिफ टशन का करारा जवाब दे रहा है। EU के अध्यक्ष ने कहा है कि भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह भी कहा कि ये 2 दिग्गजों की कहानी है। यूरोप और भारत हमेशा प्रगति को चुनेंगे। दोनों देशों ने रणनीतिक निर्भरता कम की है। ये डील टैरिफ के खिलाफ मजबूत राजनीतिक संदेश है। भारत और EU ट्रेड एग्रीमेंट्स में भरोसा करते हैं, ना कि टैरिफ में। आप सुनिए और समझिए अमेरिका को क्यों इस डील से मिर्ची लगी है। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people. It will create levels of growth that neither side can achieve alone. And by combining these strengths, we reduce strategic dependencies at a time when trade is increasingly weaponized. Trade is crucial geopolitical stabilizer and the fundamental source of economic growth. That's why today's free trade agreement is of historic importance. हम साथ मिलकर IMEC कॉरिडोर को ग्लोबल ट्रेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक प्रमुख कड़ी के रूप में स्थापित करेंगे। आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल-पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। When India succeeds, the world is more stable, more prosperous, and more secure. And we all benefit. In a multipolar world, the European Union and India are working together to grow spheres of shared prosperity. But prosperity does not exist without security. Strengthen our cooperation to better protect our citizens and our shared interests. Working together to counter the full range of security threats we face in the Indo-Pacific, in Europe and around the world. रक्षा और सुरक्षा सहयोग किसी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव होती है और आज हम इसे
सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप के जरिए औपचारिक रूप दे रहे हैं। हमारी डिफेंस कंपनी को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर साकार करेगी। भारत के लिए 5 बड़े फायदे क्या हैं समझिए। कपड़ा, चमड़ा और जेम्स और ज्वेलरी जैसे भारतीय सामान यूरोप में बिना किसी टैक्स के बिकेंगे। निर्यात बढ़ने से भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाखों नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरों और डॉक्टरों जैसे प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप का वीजा और वर्क परमिट आसान होगा। भारत को ग्रीन एनर्जी और हाईटेक मशीनरी सस्ते दामों पर मिल सकेगी। यूरोपीय कंपनियां भारत में अपने कारखाने लगाएंगी, जिससे देश में विदेशी निवेश बढ़ेगा। यूरोपियन यूनियन के लिए 5 बड़े फायदे क्या हैं वो भी जानिए। यूरोपीय लग्जरी कारों पर भारत में लगने वाला 110% टैक्स घटकर 10% रह जाएगा। यूरोपीय वाहन और स्कॉच पर आयात शुल्क में भारी कटौती से उनकी भारत में पहुंच बढ़ेगी। यूरोप की कंपनियों को भारत के 140 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं का एक बड़ा बाजार मिलेगा। यूरोपीय डेयरी उत्पादों और प्रोसेस्ड फूड के लिए भारत के दरवाजे खुलेंगे। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए यूरोप को भारत के रूप में एक भरोसेमंद पार्टनर मिलेगा। अगली खबर उस आग की जिसकी लपटें फैलती जा रही हैं और इतनी फैल चुकी हैं कि सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रही हैं। सड़क पर प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही है और सत्ता के पावर कॉरिडोर में इसकी चर्चा है। ये खबर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के नए नियम इक्विटी रेगुलेशंस 2026 से जुड़ी हुई है, जिसके कुछ प्रावधान पर सामान्य श्रेणी के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को आपत्ति है। उनका कहना है कि ये नियम भेदभावपूर्ण है और सामान्य वर्ग के खिलाफ इसका गलत इस्तेमाल होगा। इसको लेकर देश के कई जगहों पर आज प्रदर्शन हुए। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। स्थिति ये हो गई है कि अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता जातिगत सुविधा के मुताबिक बंटे हुए दिखे, अपनी अपनी राजनीति के आधार पर बयान दे रहे हैं, जिसके बाद अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सफाई देनी पड़ी है। लेकिन विरोध रुक नहीं रहा है। हमने इस पर सत्ता की एक विस्तृत कुंजी तैयार की है, जिसकी शुरुआत यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के उस प्रावधान से करते हैं जिस पर आपत्ति है और उसके खिलाफ प्रदर्शन है। पहली आपत्ति यह है कि यूनिवर्सिटीज में भेदभाव रोकने के लिए जो इक्विटी कमिटीज बनेंगी उनमें एससी, एसटी और ओबीसी का प्रतिनिधित्व तो है, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। दूसरी आपत्ति यह है कि एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ होने वाले भेदभाव से तो सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन सामान्य वर्ग के खिलाफ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए सुरक्षा के उपाय नहीं है। तीसरी आपत्ति यह है कि झूठी शिकायतों पर शिकायत करने वालों के लिए सजा का प्रावधान नहीं है। ऐसे में इसके दुरुपयोग का डर है। इसका विरोध करने वालों का यह भी तर्क है कि सामान्य बातचीत या शैक्षणिक बहस तक को भेदभाव बताया जा सकता है। इससे रोकने का भी कोई उपाय नहीं है। पांचवी आपत्ति यह है कि यूनिवर्सिटी में छात्रों के जातिगत आधार पर बंटने का डर बढ़ गया है। इन आशंकाओं और आपत्तियों के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन है, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। भेदभाव के नाम पर नियमों का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री भले ही ये कहें कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। केंद्र सरकार ने नए यूजीसी नियमों पर अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से परामर्श किया है। नए नियमों के अलग अलग पहलुओं पर सरकार ने दोनों कानूनविदों से अहम सलाह ली है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण संबंधी पूर्व के फैसलों पर भी चर्चा की गई है। सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों पर 10 से ज्यादा याचिकाएं और आवेदन दायर किए गए हैं, यानी मामला कोर्ट में न्याय की कसौटी पर कसा जाएगा। लेकिन तब तक सरकार को विपक्ष के हमलों का सामना करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, बीजेपी के भी कई सांसद यूजीसी के नए नियम का विरोध कर रहे हैं।
एक और बात स्पष्ट करना जरूरी है, इस मामले में यह भी कहा जा रहा है कि यूजीसी के इस नियम के लागू होने से पहले ड्राफ्ट को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया था, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, स्टैंडिंग कमेटी के पास ये नहीं गई थी। सरकार के अंदर ही इतना अंतर विरोध है तो हमारा विरोध तो स्वाभाविक होगा ही। सरकार के अंदर ही अंतर विरोध है, जो उसकी एजेंसीज गवर्नमेंट की है, काम करने वाली। बरेली में क्या हुआ, सागर में क्या हुआ, तो विरोध सबका है, पर सरकार तो स्पष्ट करे वो किस रूप में इसको लाना चाहती है। डिस्क्रिमिनेशन हर कैटेगरी का होता है और मुझे लगता है कि ये एक जेंडर बायस जो है कहीं ना कहीं मैं कहूँ उसको कास्ट बायस जो है वो कहीं ना कहीं दिखता है पूरा एक्ट जो है, रूल्स जो है, और इसको लेकर इसको अमेंड करने की जरूरत है। साथ सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन तो कुछ है नहीं है इसमें, सिर्फ जो वो लड़का या जो टीचर, जो एडमिनिस्ट्रेटर डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर करता है उसी के अगेंस्ट में एक्शन की प्रोविजन है। तो इसमें मुझे कोई लगता नहीं है कि किसी तरह का ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। नेताओं के बयान राजनीतिक हितों से ग्रसित हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में सामान्य वर्ग के आम लोग सड़क पर निकल रहे हैं। बीजेपी के अंदर भी इस पर हलचल है। उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी नेता रविंद्र शुक्ल ने कहा है कि कानून वापस नहीं किया गया तो मैं पार्टी से त्यागपत्र दे दूंगा। इसके अलावा करणी सेना और स्वर्ण समाज नाम के संगठन सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुल मिलाकर विरोध की आग बढ़ती ही जा रही है। इतना ही नहीं, कवि कुमार विश्वास ने इस मुद्दे पर रमेश रंजन की कुछ पंक्तियां सोशल मीडिया पर साझा की हैं। उन्होंने लिखा है, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा स्वर्ण हूं मेरा, रोया रोया उखाड़ लो राजा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसे कानून का क्या मतलब है, ऐसे एक्ट का क्या मतलब है जो देश में समानता नहीं असमानता पैदा कर रहे हैं, बच्चों को बांटने का काम कर रहे हैं। भविष्य में ये गृह युद्ध कराने की स्थिति में खड़ा है कानून। समता और समानता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने वोट लिया है। हमको समानता चाहिए चाहिए। ये घोर काला कानून है, तो इसे भी जो है वापस करने, अन्यथा जो है हम डटे रहेंगे। उसके बाद जो है हम सड़कों पे भी उतरेंगे। सामान्य वर्ग का युवा, सामान्य वर्ग के समस्त लोग शांत नहीं बैठेंगे। ये यूनिवर्सिटी से निकल के राजधानी लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली तक यह विरोध जारी रहेगा। अब यह कर रहा है कि ठाकुर ठाकुरे से, ठाकुर बावन से लड़ा है, बावन अहिरे से लड़ा है, अहिरे से लड़ा है। अभी ये नियम हो गया भैया। अभी तक तो हम SC/ST एक्ट से लड़ रहे थे और आरक्षण से लड़ रहे थे, अब तो हमारे बच्चों के ऊपर बात आ गई। अभी तक हम लोगों ने झेला, अब वो झेलेंगे। 15 दिन का समय इसलिए दिया गया है क्योंकि 15 दिनों में हम दोबारा तैयारी करेंगे और उसके बाद 16वें दिन हम फिर से यहाँ घेरेंगे। मंत्री, नेता और आम लोगों के साथ साथ इस मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी एंट्री ली है। उन्होंने सरकार पर हमला किया है और ये कहा है कि बांटने के लिए ये नियम बनाया गया है। आप कह रहे हैं, एक तरफ नारा लगा रहे हैं बटोगे तो कटोगे, ये किसका नारा है? आदित्यनाथ का है ना। तो आदित्यनाथ एक तरफ नारा लगा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, और एक तरफ जातिगत व्यवस्था लागू करके हिंदू समाज को बांट रहे हैं। ये क्या है? तुम्हारी करनी अलग है, कथनी अलग है। मंच पे खड़े होके कुछ और बोलते हो और जब करने का आता है तो तुम और कर रहे हो। तुम हिंदू समाज को बांटने के लिए कानून लेके आ गए। कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है। उससे पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में 39 दलों से 51 नेताओं ने हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। कल राष्ट्रपति का अभिभाषण और परसों यानी गुरुवार को आर्थिक सर्वे पेश होगा। 1 फरवरी यानी रविवार को आम बजट पेश होगा। कल से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में जी राम जी कानून और SIR पर चर्चा की विपक्ष की मांग को सरकार ने खारिज कर दिया। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इन दोनों मुद्दों पर संसद में विस्तार से चर्चा हो चुकी है।